जिसका पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ? नेशनलिज्म मतलब होता है हमारे देश के प्रति जो हमारा सम्मान, वो प्यार जो होता है, वही भावना जो है उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशन मतलब हमारा राष्ट्र और उसके प्रति हमारा जो समर्पण का भाव है, यानी कि उसके साथ हमारा जो प्यार है, उसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि पुराने समय में जो छोटे छोटे देश थे वो छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, यानी कि देश जो है वो कंप्लीट, आज हम जैसे भारत को देखते हैं, आज से कई सौ साल पहले भारत ऐसा नहीं था। इवन मैं कहूँगा 1947 से पहले भी भारत ऐसा नहीं था। हम सब जानते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था भारत, और वो जो हर एक छोटा टुकड़ा था उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट रूलर, एक इंडिपेंडेंट किंग जो था वो रूल करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने कितने आसानी से भारत पे कब्जा कर लिया, क्योंकि तब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से राज्य को ही अपना मानते थे और पड़ोसी राज्य को हम अपने मुल्क, अपने राज्य का दुश्मन मानते थे। इसीलिए आपसी जो राजा थे आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर जब धीरे धीरे पूरे राष्ट्र पे, देश पे कब्जा कर लिया, तो अंत में जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ना शुरू किया तो हमने ये पाया कि ये पूरा देश जो है वो हमारा है और अंग्रेज़ हम पे रूल कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर, लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर ये भावना जागी नेशनलिज्म की, उसके बाद अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। तो नेशनलिज्म जो है वो ऐसी भावना है जो देश के प्रति आपको कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। तो नेशनलिज्म जो था वो यूरोप में किस प्रकार से शुरू हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1848, फ्रेडरिक सूरी, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिए कि किस प्रकार से जो अमेरिका और यूरोप के लोग जो हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हैं और उसको सम्मान देते हैं। अब ये जो प्रिंट जो था एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था, उस आर्टिस्ट का नाम था फ्रेडरिक सूरी और ये रहने वाले थे फ्रांस के। और इन्होंने एक ऐसी वर्ल्ड का सपना देखा था जिसको इन्होंने अपनी पेंटिंग के द्वारा पेपर पे उतारा। और ये जो सपना था वो एक ऐसी वर्ल्ड का, ऐसी दुनिया का था जिसमें डेमोक्रेसी हो और सोशल रिपब्लिक, जो एक डेमोक्रेसी हो और एक लोकतांत्रिक देश हो और एक गणराज्य हो। जैसे आप जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी भी है और एक रिपब्लिक भी है। तो भारत जैसा देश है, उसी प्रकार से पहले समय में, पुराने समय में यूरोप जो है वो भी इस प्रकार से एक डेमोक्रेसी या फिर एक रिपब्लिक नहीं था। तो वहाँ के जो लोग थे वो भी डेमोक्रेसी चाहते थे, इसीलिए जो फ्रेंच जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. अब प्राचीन जो लोग थे, जो आर्टिस्ट वगैरह थे, वो लोग लिबर्टी मतलब एक तरह से देखें तो हम आज़ादी, तो लिबर्टी को वो एक फीमेल की तरह मानते थे। यानी कि लिबर्टी जो है वो एक फीमेल फिगर है। जिस प्रकार से हम भारत को माता कहते हैं, तो भारत वैसे देखें तो भारत को हम माँ के रूप में जानते हैं, यानी कि फीमेल फिगर के तौर पे जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लिबर्टी को भी एक फीमेल फिगर के रूप में जाना गया, जिसके एक हाथ में टॉर्च थी, टॉर्च जो कि उजाला देती है हमको, अंधकार को मिटा देती है, और दूसरे हाथ में उसी मूर्ति के चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, यानी कि ह्यूमन राइट्स की बात करें, यानी कि लोगों की जो राइट्स हैं, लोगों के अधिकार हैं, उसका चार्टर, यानी कि उसका रिटन फॉर्म में, जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, यानी कि रिटन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे लिखित रूप में है, वैसे ही एक सेट ऑफ राइट्स जो कि इंसान, मानवों की, यानी कि जिनको हम ह्यूमन राइट्स आज बोलते हैं, राइट्स का जो एक चार्टर था वो उसके दूसरे हाथ में था। तो एक बार फिर हम पिक्चर को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक हाथ में टॉर्च बताई गई है और दूसरे हाथ में भी चार्टर बताया गया है।
On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Surrey's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. अब ये जो पिक्चर जो हमने पीछे देखी, इसके अंदर ही एक तरफ तो हमने देखा कि हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है और एक तरफ लोग जो हैं अपने अपने देश के झंडों को लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पिक्चर के ऊपर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं कि डैमेज फॉर्म में या फिर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ, देखिए लोग गिरे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा जो ऊपर का पिक्चर जो दिखाई दे रहा है वो हमको बताता है रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर रिमेन्स यानी कि अवशेष बचे हुए हैं किसके? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसा नेशन जहाँ पर पावर जो थी वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है। हमारे देश के अंदर हम बात करें तो डेमोक्रेसी है, लेकिन पहले समय की बात करें तो पावर जो होती थी वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी, दैट इज द किंग। तो वैसे ही यहाँ पर जो पावर है वो पूरी किंग के पास होती थी। तो ऊपर जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये राजाओं का जो रूल था वो खत्म होने का यहाँ पर पिक्चर बनाया है फ्रेंच जो आर्टिस्ट थे उन्होंने। तो फ्रेंच आर्टिस्ट ने देखिए ऐसी कल्पना की ऐसे समाज की जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लोगों के हाथ में अधिकार हो और जो राजाशाही है वो इस प्रकार से ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई गई है। आगे उन्होंने बताया है इन अपनी पिक्चर के अंदर यूटोपियन विजन के बारे में। यूटोपियन विजन का मतलब यहाँ पर है, यूटोपियन विजन का मतलब है कि ऐसी एक वर्ल्ड की कामना, ऐसी एक दुनिया का सपना देखना जो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इतनी अच्छी दुनिया जो कि हम बात कर सकते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, आप समझ सकते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा। तो ऐसी दुनिया हम स्वर्ग धरती पे तो बना ही नहीं सकते हैं। हम भले कितने भी अच्छे हो जाएं, हम में से कई लोग तो ऐसे होंगे जो अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो इसी को यूटोपियन विजन कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक पिक्चर के अंदर अलग अलग फ्लैग्स, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो देखिए झंडे इनके पास अलग अलग हैं, इनकी पोशाकें अलग अलग है और ये आगे बढ़ रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नतमस्तक होकर या फिर हम कह सकते हैं कि उसको सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी जो लाइन है इसी के अंदर सबसे आगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड के लोग, जो कि उस समय तक ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे, यानी कि जो कि उस समय तक देश बन चुके थे। अभी बाकी जगहों पर अभी भी राजशाही थी, लेकिन स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड नेशंस थे, दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. अब यहाँ पर जो ये पिक्चर जो है इसने यूरोप को दर्शाया है। देखिए एक पेंटर, एक आर्टिस्ट जो है उसकी नज़र देखिए, उसकी कल्पना देखिए कि इस पिक्चर के अंदर स्टैचू के पास में जो बताया गया है वो है स्विट्जरलैंड और अमेरिका के लोग। लेकिन इसके पीछे आप देख रहे हैं ट्राई कलर, ये 3 रंग का झंडा जो है, यहाँ में भी ये वाला है शायद, 3 रंग के जो झंडे दिखाई दे रहे हैं ये है फ्रांस के लोग जो लगभग मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि वो भी इसी राह पर हैं। ये पिक्चर जो है ये डेमोक्रेसी को दर्शाती हुई पिक्चर है, जो कि बताती है उस समय की परिस्थिति कि आगे स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो है वो ऑलरेडी पीस की तरफ पहुंच चुके हैं, लिबर्टी की तरफ पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी वो डेमोक्रेसी बन चुके हैं। इनके पास काफ़ी नज़दीक इनकी दौड़ में है फ्रांस, और इसके पीछे जस्ट पीछे जर्मनी के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, जिनका जो झंडा है वो कौन से कलर का बताया गया? जर्मनी का ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। यहाँ पर ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग आप यहाँ देख सकते हैं, मे बी दिस वन, ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग जो है ये इनका है, जर्मनी का। Interestingly, at the time when Surrey created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in
1848 to unify the numerous German speaking principalities into nation state under democratic constitution. अब जिस समय सोरी जो थे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, उस समय जर्मनी जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी यूनाइटेड नेशन के तौर पे, यानी कि जर्मनी एक नेशन था ही नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन इस पेंटिंग के माध्यम से सोरी चाहते थे कि जल्द से जल्द अमेरिका के जो लोग हैं, जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं, जो जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एकत्रित हों, यानी कि जुड़कर एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएं। Following the German peoples are the peoples of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. अब ये लोग जो आप इन कंट्रीज का नाम जो मैंने लिया, ये लोग भी उसी लाइन में पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। From the heavens above, Christ saints and angels gave upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the वर्ल्ड। अब इसी दौरान जब ये लोग जा रहे हैं ऊपर से, आसमान से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंजल्स हैं वो ऊपर से, जीसस और गॉड, वो ऊपर से जो एंजल्स हैं वो सब इनको आशीर्वाद देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं पिक्चर के अंदर। This chapter will deal with many of the issues visualized by Surrey in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. अब ये जो चैप्टर आगे हम देखने वाले हैं, ये तो हमने एक पिक्चर को अभी तक डिस्क्राइब किया जो कि एक पेंटर के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन आगे इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि 19वीं सदी के शुरुआत में किस प्रकार से नेशनलिज्म का उदय हुआ, नेशनलिज्म आया और बहुत सारे पॉलिटिकल और मेंटल चेंज हुए यूरोप के अंदर। The end results of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. अब ये जो बदलाव आए, इस बदलाव का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला नेशन स्टेट, यानी कि छोटे छोटे जो राज्य थे, जो एम्पायर्स थे, जो रजवाड़े थे यूरोप के अंदर, इन रजवाड़ों का अंत हुआ और एक नेशन स्टेट बना, यानी कि एक पूरा नेशन बना। The concept of the practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. अब यहाँ पर वर्ल्ड जो है 19वीं सदी में एक ऐसी मॉडर्न स्टेट की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर पावर जो है वो एक व्यक्ति के पास ना होकर सबके पास होगी, यानी कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एक नेशन स्टेट बनने जा रही है, यानी कि एक देश बनने जा रही है जिसमें सिटीजन्स जो हैं वो और रूलर्स वो इक्वल होंगे, यानी कि इनके बीच में कोई ज़्यादा भेद नहीं होगा। जैसे कि आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज जो हैं वहाँ सब जगह पर रूल जो है वो पब्लिक के हिसाब से किया जाता है। नो वन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज और ऑन एनी अदर थिंग, तो सब लोग समान हैं। लेकिन क्या हम ये चीज़ जो हमने अचीव की है नेशनलिज्म के द्वारा, नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी, क्या ये हमें बहुत आसानी से मिल गई है? नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है हमारे लीडर्स को भी और कॉमन लोगों को भी। ये बहुत ही डाइवर्स प्रोसेस है, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं थी कि हम 2 दिन 3 दिन हमने मेहनत की, हमने स्ट्रगल किया और चौथे दिन हम उठे और हमने डेमोक्रेसी वाला दिन देखा। और इस बात को अगर भारतीय लोगों की बात करूं तो बहुत ही भली भांति हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने रूल किया हम पर, और हमने जो कुछ गंवाया है अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वो हमारे लिए आज भी एक तरीके से मिसाल है कि भारतीय लोग जो हैं कितनी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने आज़ादी को देखा था। लेकिन इस आज़ादी को देखने के लिए हमारे बहुत सारे नेता
बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो हमारे साथ नहीं थे, जो जीवित नहीं रहे, और इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए, इस आज़ादी को पाने के लिए हमें अपने देश के 2 टुकड़े भी करवाने पड़े। तो हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को पाना। तो इसी के बारे में बताया गया कि ये कोई आसान प्रोसेस नहीं था, इट वॉज अ डाइवर्स प्रोसेस, और इसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो अब तक जो हमने सिर्फ जाना वो इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसका पहला पार्ट जो दिया गया है कि पहले पार्ट में हमको उन्होंने बताया है पेंटर ने कि किस प्रकार से वर्ल्ड जो है वो एक डेमोक्रेसी के लिए स्टाव कर रही है, इनकी भूख है डेमोक्रेसी की। चारों तरफ जो राजाशाही है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है वो डिमांड कर रहा है, उसके मन में एक आग, एक लो जल रही है, किसकी? डेमोक्रेसी की, एक रिपब्लिक नेशन बनने की। तो यहाँ पर हम पहले टॉपिक में जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और किस प्रकार से फ्रेंच जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया और एक फ्रांस जो नेशन है उसको कैसे उन्होंने बनाया। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। 89 में जब पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उस समय एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि नेशनलिज्म जो है वो लोगों के अंदर जाग चुका है। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इससे पहले 1789 से पहले फ्रांस जो था एक फुल फ्लेज्ड एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब एक पूर्ण रूप से राजा के अंडर चलने वाला एक देश था, यानी कि वहाँ पर भी राजा का रूल था फ्रांस के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो कि आए, कब आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आए। इससे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, जिसके द्वारा जो पावर थी वो मोनार्की से छीनकर, यानी कि जो राजा थे उससे छीनकर फ्रेंच सिटीजन्स को दे दी गई। यानी कि अब मोनार्की जो थी, जो राजाशाही, मोनार्की का मतलब होता है राजाशाही, रूल ऑफ द किंग, किंगशिप जो है वो खत्म हो गई और फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में सारी पावर आ गई। रेवोल्यूशन जो थी proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो रेवोल्यूशन के बाद एक चीज़ क्लियर हुई, रेवोल्यूशन ने ये साबित कर दिया कि राजा नहीं, ये लोग हैं, आम लोग हैं, आम जनता है, पब्लिक है, जो देश को बनाएगी और इसके फ्यूचर को चुनेगी। यानी कि राजा के हाथ में नहीं है कि वो देश को बनाए और इसके फ्यूचर को चुने, ये पब्लिक है जो कि ऐसा करेगी। और इसी उद्देश्य से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सारी पावर जो थी वो राजा से छीनकर आम लोगों के हाथ में दे दी गई। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. The idea of la patrie, the fatherland, and la citoyen, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। अब उस समय जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ और जैसे ही मोनार्की रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जैसे ही वो लोग आए, यानी कि फ्रांस के अंदर जो राजाशाही का पतन हुआ, उसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सबसे पहले आते ही कुछ ऐसे कदम उठाए, ऐसी कुछ वो पॉलिसीज लाए जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना पैदा हुई। यानी कि हम सब लोग, कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि जब हम प्राचीन काल की बात करें, जब इवन 47 से पहले भारतीय लोग जो थे वो अलग अलग रजवाड़ों में बटे हुए थे, कोई किसी राज्य का था, कोई किसी राज्य का था, वो लोग में से भारतीय एक भी नहीं था। लेकिन जब हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, लोगों के अंदर जब ये भावना जागी नेशनलिज्म की, तो उन्होंने पाया कि हम सब लोग भारतीय पहले हैं, बाकी सब बाद में।
तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी जगाई गई उनके द्वारा लोगों के अंदर, और एक आइडिया दिया गया। आइडिया किस चीज़ का दिया गया? दिया गया पहला ला पैट्री और ला ली सिटोयन। इनका मतलब होता है द फादरलैंड एंड द सिटीजन, यानी कि लैंड जो है ये फादरलैंड है, हमारा ये बाप दादाओं का दिया हुआ लैंड है, और सिटीजन यानी कि हम सब इसके सिटीजन हैं, यानी कि हमारा देश है और हम इसके सिटीजन हैं। और इससे लोगों को यूनाइटेड कम्युनिटी के तौर पे पेश किया गया कि हम सब लोग एक हैं, हम में से कोई अलग नहीं है, भले वो किसी भी स्टेट से आया है फ्रांस के अंदर, लेकिन हम सब एक हैं। और सबको इक्वल राइट्स दी गई हैं। क्या दी गई हैं? सबको इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको सबको इक्वल राइट्स देकर एक बनाया है। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. अब इसके बाद फ्रांस का जो नया फ्लैग था वो चुना गया, जो रॉयल फ्लैग जो कि राजाशाही झंडे थे उनको हटाया गया, नया फ्लैग ट्राइकलर चुना गया। इसके साथ साथ स्टेट के जनरल जो थे उनको इलेक्ट किया गया, यानी कि जो जनरल जैसे कि अलग अलग मंत्री चुने जाते हैं, उस समय स्टेट जनरल्स थे, उनको चुना गया वो सिटीजन्स के द्वारा, यानी कि आम पब्लिक की बॉडी जो थी, पब्लिक जो थे, उन्होंने ग्रुप बनाकर अलग अलग कमिटीज़ बनाकर अलग अलग लोगों को उन्होंने चुना। इसके साथ साथ उसको नाम चेंज करके, स्टेट जनरल्स का नाम जो था उसको चेंज करके उनको दिया गया नेशनल असेंबली, और नए नए हिम्स, नए मंत्र उच्चारण किए गए, नए नए मंत्र पढ़े गए, और ओथ्स लिखी गई। ओथ्स मतलब आप जानते हैं शपथ लेना, शपथ ली गई। और मार्टियर्स जो देश के लिए शहीद हुए थे उन लोगों को याद करते हुए शपथ ली गई, और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा याद किया गया। उनकी याद में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए जिससे वो देश के लिए अमर हो जाएं। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. इसके साथ साथ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया कि पूरे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए सेम लॉ रहेगा। ऐसा नहीं है कि अलग स्टेट के लोगों के लिए अलग अलग लॉ, सबके लिए एक ही लॉ। इंटरनल customs, duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted. अब पूरे देश के अंदर, पहले क्या था, देश के अंदर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी जो लगती है, जो टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी वगैरह हम लोग लेते हैं, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं जिसको, वो सब अलग अलग होता था। लेकिन उन्होंने उस सबको इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो थे उसको एबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया कि देश के अंदर कहीं भी आने जाने के लिए आपको कोई ड्यू कुछ नहीं देना है, कोई आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर एक ही वेट यूनिट, जैसे आप किलोग्राम है हमारा, तो पूरे देश के अंदर वही लगा दिया गया। मेजर्स सेंटीमीटर, मीटर जो भी था, मतलब पूरे देश के अंदर एक सिंगल वैल्यू दे दी गई। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स जो बोलियां होती है ना, डायलेक्ट्स का मतलब तो बोलियां, जैसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम कच्छी बोलते हैं, हम सुरती बोलते हैं, हम चरोतरी बोलते हैं। तो ये जो भाषाएं थी ये हमारी लोकल भाषाएं जो हमको अलग अलग करती हैं, बांटती हैं। तो फ्रांस के लोगों ने ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना बंद किया और फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, और पूरे देश की कॉमन लैंग्वेज के तौर पे फ्रेंच को बढ़ोतरी मिली। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अब रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फ्रांस को आज़ाद करवाया, हम कह सकते हैं कि राजाशाही के चंगुल से, उन्होंने लोगों को ये भी कहा, अपने देश के लोगों को, सिटीजन्स को, कि फ्रेंच नेशन जो है इसका काम है, इसका जो मकसद है वो है यूरोप के लोगों को लिबरेट करना। यानी कि यूरोप के जो बाकी देश हैं वो भी हमारे ही हैं ना, हमारे ही भाई हैं वो लोग भी, तो उनको भी हमें लिबरेट करना है डेस्पोटिज्म से, यानी कि उनको भी हमें गुलामी से उबारना है। यानी कि वहाँ पर भी जो राजाशाही है उसको ख़त्म करके हमें उनको भी हमारे देश की तरह हमें आज़ाद करवाना है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये फ्रांस के लोगों ने की।
When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब जैसे जैसे फ्रांस में होने वाली घटनाओं की खबर यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचने लगी, तो वहाँ पर लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। यानी कि ऐसे ऐसे हम जैसे क्रांतिकारी ग्रुप थे हमारे यहाँ पर, वैसे ही उन्होंने भी क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि जैकोबिन क्लब बताया गया है, ऐसे क्लब्स बनाने उन्होंने शुरू कर दिए। और इन क्लब्स की एक्टिविटीज़ जो थी वो फ्रेंच आर्मीज़ को सपोर्ट करने के लिए थी। अब हमने देखा पिछले पैराग्राफ में कि फ्रेंच लोग जो थे, उनका उद्देश्य था कि दूसरे लोग जो हैं वो भी इनकी तरह आज़ाद हो जाएं। तो अब लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बना के फ्रेंच आर्मीज़ को सपोर्ट करना शुरू किया, और ये धीरे धीरे ये जो फ्रेंच आर्मीज़ थी, इन्होंने दूसरे देशों में जाकर उनको भी आज़ादी दिलवानी शुरू की, जैसे कि हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड और इटली के अंदर भी ये गए 1790 में। और इसके साथ साथ जैसे रेवोल्यूशनरी वॉर यानी कि जो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुआ, इसके साथ ही फ्रेंच आर्मी जो थी वो एक और आइडिया लेकर अब्रॉड गई, और वो थी नेशनलिज्म का, कि हमें अपने राष्ट्र से प्यार करना है, उसके लिए हमें कुछ भी कर गुजरना चाहिए। यहाँ पर आप प्राचीन काल का, पुराने समय का कि देख सकते हैं, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ये यूरोप का नक्शा है जो कि 1815 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग मुल्क जो हैं वो दिखाए गए हैं। Now, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब उसी दौरान बताया गया है कि जो नेपोलियन थे वो जब आए, यानी कि नेपोलियन भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया, तो उनके कंट्रोल में सब कुछ आते ही नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने जो मोनार्की थी वो तो फिर से लागू कर दी, क्योंकि नेपोलियन वॉज अ सिंगल पर्सन, और पावर जब उनके हाथ में रहेगी तो यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो कि रेवोल्यूशनरीज के द्वारा खड़ी की गई थी, कि देश को चलाने का जो सिस्टम था वो वही रखा उन्होंने, क्योंकि उनको वो कन्वीनियंट लगा, काफ़ी अच्छा लगा। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, in Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. And the towns to guild restrictions were removed. Transport and communication system were improved. अब नेपोलियन ने क्या किया, एक सिविल कोड यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जिसको सिविल कोड 1804 कहा जाता है, और इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। नेपोलियनिक कोड, ये आपको याद रखना है, कई बार वन वर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज नेपोलियनिक कोड और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसके मुताबिक जो नेपोलियन थे उन्होंने अपने देश के अंदर जो लोग थे उनको भी जो भी प्रिविलेजेस, जो भी उनको अधिकार पहले मिले हुए थे, उन अधिकारों को छोड़कर सब लोग, जैसे कि हमने देखा कि रेवोल्यूशनरीज ने किस प्रकार से पूरे देश के लोगों को इक्वालिटी के दर्जा दिया था, उसी प्रकार नेपोलियनिक ने भी नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत भी उनको इक्वल दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके मुताबिक बाय बर्थ जिन लोगों को जो सुविधाएं मिलते थी, जैसे कि कोई राजा एक बड़े परिवार में पैदा हुआ है, कोई जमींदार परिवार में पैदा हुआ है, तो उसको ज़मीन वगैरह फ्री में पहले से मिलेगी क्योंकि पुश्तैनी है वो। और लेकिन इन सब के बावजूद जो ओवरऑल सिस्टम उनका था उसमें उन्होंने इक्वालिटी रखी। इसके साथ साथ जब वो फ्रेंच कंट्रोल जो एरिया थे, बाहर विदेशों में भी जो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर फ्रांस का कब्जा था, जिन जगहों पर फ्रांस के लोगों का कब्जा था, उन जगहों पे
नेपोलियन ने यही जो कोड था वो लागू किया, और स्पेशली स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी जैसी जगहों पे उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राज्य को, देश को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसको उन्होंने डिवाइड नहीं किया, उसको सिंपल रखा। फ्यूडल सिस्टम, जैसे हम जानते हैं कि ज़मींदारी प्रथा भी, एक ज़मींदार होता था, वो किसानों से काम करवाता था और सारा पैसा खुद हड़प लेता था, तो इस सिस्टम को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, किसानों को उन्होंने फ्री कर दिया सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज। आपको पता है किसान जो है उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, जैसे कि लगान बोलते हैं हमारे भारत के अंदर, तो ऐसे अलग अलग तरह के टैक्सेस जो थे उन सब से इनको फ्री कर दिया गया। और शहरों के अंदर भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन सब को रिमूव कर दिया गया, यानी कि सबके लिए जो था वो इक्वालिटी लागू कर दी गई। किसके द्वारा? नेपोलियन के कोड के द्वारा भी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods with and capital from one region to another. अब जैसे कि नेपोलियन ने क्या किया, जो कुछ भी किया कि पूरे देश के अंदर सेम समानता लागू कर दी, भले राजा वो थे लेकिन उन्होंने समानता लागू कर दी, पूरे देश के लोग समान हैं। पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, कारीगर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, छोटे बड़े कोई भी, इन सब लोगों को जो फ्रीडम मिला, इससे इन लोगों को एक फ़ायदा ये हुआ, ये लोग रियलाइज़ करने लगे कि इससे जब पूरे देश के अंदर स्टैंडर्ड वेट हो रहे लग रहे हैं, स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, यानी कि सब जगह किलोग्राम, ग्राम, लीटर वगैरह सेम मेजर्स हैं, सब जगहों पर लॉज सेम हैं और करेंसी सेम है, इससे इनकी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। जैसे कि हमें यहाँ से सामान इस स्टेट में लेकर जाना है, और अगर करेंसी इनकी अलग अलग है तो यहाँ से अलग करेंसी मिलेगी और वहाँ पर हमें अलग करेंसी देनी पड़ेगी। लेकिन जब है ये फ्रांस का हिस्सा ही, तो यहाँ से यहाँ लेके जाओ या यहाँ से लेके जाओ वहाँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज करेंसी इज सेम, सेम करेंसी है तो आपको सेम पेमेंट मिलेगी उसी करेंसी में। However, in the areas conquered, the reactions of the local peoples to French rule were mixed. लेकिन अब ऐसे कुछ एरियाज भी थे जहाँ पर फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया था, यानी कि उन्होंने उस पर कब्जा हासिल किया था, उसको जीता था जंग के द्वारा। वहाँ के जो लोकल लोग थे उनका जो रिएक्शन था उनकी इस पॉलिसी के ऊपर वो मिक्स्ड था, यानी कि ऐसा नहीं था कि उनको वो अच्छा लगा और ऐसा भी नहीं था वो बुरा लगा। अच्छे वहाँ पर रहने वाले लोग, कुछ को अच्छा भी लगा और कुछ को बुरा भी लगा। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब कुछ जगहों पे जैसे कि नाम दिए गए हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसल्स, मेन्स, मिलान और वार्सो जैसी जगहों पे जो फ्रेंच आर्मी थी इनको वेलकम किया गया हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि आज़ादी के दूतों के रूप में इनको वेलकम किया गया, इनका स्वागत किया गया। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन ये उनकी जो खुशी थी वो ज़्यादा समय नहीं रही, ये जल्द ही उनकी खुशी जो थी वो दुख में बदल गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये पॉलिटिकल फ्रीडम हमको नहीं देगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो बराबर था कि सब कुछ ठीक था, सब लोग इक्वल थे, सब लोगों को करेंसी सेम थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन फ्रीडम वगैरह दिया गया लोगों को, पीजेंट्स वगैरह को, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला था भाई, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला उन लोगों को। तो ये जल्दी उनको रियलाइज़ हो गया। इंक्रीज्ड टैक्सेशंस, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. टैक्स बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप यानी कि रोक टोक ज़्यादा होने लगी राजा के द्वारा कामों में, फिर फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, फ्रेंच आर्मी के अंदर जबरन भर्ती, यानी कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती, जो अलग अलग देशों के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों ने, अब फोर्स कंस्क्रिप्शन का मतलब ये था कि ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करके अपनी आर्मी बढ़ाना और दूसरे यूरोप पे कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ना। इन सब चीज़ों ने, यानी कि जो फ्रेंच लोग थे, खासकर हम कहें अगर नेपोलियन जो थे, उनकी ये कुछ पॉलिसीज थी जो थी
इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को खाक में मिला दिया। यानी कि जितना लोग खुश हुए थे उनका, जिस प्रकार से उनका वेलकम किया गया था, लोगों का ये जो भ्रम था कि ये आज़ादी के दूत बनकर हमारे पास आए, वो जल्द ही पानी में मिल गया, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया। क्योंकि तीन चार चीज़ें जो हमने यहाँ देखी, ये सब चीज़ें लोगों की मर्जी के खिलाफ हो रही थी, यानी कि यहाँ पर लोगों का इसमें कोई भी हाथ नहीं था।